वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कोई असाइनमेंट्स जो मैंने आपको रिटर्न किए हैं चेक करके वो आप लोगों ने देखे हैं? यस मैम, देख लिए। तो फिर आप लोगों को फर्स्ट जो असाइनमेंट थी उसमें मैंने बताया था ना कि जो लेक्चर वन के अंदर जो केस स्टडी जिस तरह से सॉल्व हुई है उस तरह से उसको आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था। तो वो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने नेट से सर्च करके ना तो वो चीज़ असाइनमेंट के सोल्यूशन में डाली हुई है। तो थोड़ा-सा उसको खुद करना था ना, सॉल्व करना था उसको। मतलब जैसे उसमें नहीं था कि हर लाइन के अक्रॉस कॉस्ट निकाली हुई थी कि अगर आपके पास लूप है तो लूप में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग होगी, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग होगी और कॉस्ट ऑफ कंपेयरिंग होगी। अभी तो मैंने उस लिहाज से आपके वालेकुम सलाम, उस लिहाज से मैंने मार्क्स डिडक्ट नहीं किए, नहीं तो वो पता चल रहा था कि आप लोगों ने ना नेट से उसका सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सर्च करके तो लिखी हुई है। उसको खुद मैम सॉल्व क्विज की करना बात था। कर रही हैं? मैम क्विज नहीं, क्विज की बात। जो फर्स्ट असाइनमेंट नहीं थी वो आप जो लोगों की। टास्क, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैम अच्छा, आपने टास्क वन को भी असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दिए? ये देखें जरा, ये जो आपके पास, हाँ मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपके जो टास्क है ना वो ग्रेडेड हैं, तो वो उनको मैं कर सकती हूँ उसमें ओके मैम, काउंट। असल में वो मैंने थोड़ा लेट ये जमा गया वाली था तो बस। मैंने स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर है। ये मैं आपसे ज़रा डिस्कस भी करनी थी मैंने असाइनमेंट्स को। ये देखें, ये वाली जो असाइनमेंट थी इसको आपने थोड़ा सा खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी थी ना, डायरेक्ट इसको नेट से नहीं सर्च करना था। यस मैम। ठीक है, तो ये इसमें बड़ी गलतियां थी, सबकी थी, सबने यही किया हुआ था कि इसको आपने नेट से सर्च किया कि टाइम एफिशिएंसी क्या है, बबल सॉर्ट की स्पेस एफिशिएंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर लिख दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करते ना तो ये बहुत लंबा सोल्यूशन इसका बनना था, लेकिन किसी ने भी यस वैसा नहीं किया हुआ था। मैम, वो तो बहुत ही ज्यादा फिर लंबा हो जाता। तो कुछ तो करते हैं ना सॉल्व, एटलीस्ट आपने वो वाला टेबल तो बनाना था, कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग स्टोरिंग वाला, वो चीज बनानी चाहिए थी आपको। लेकिन खैर मैंने फिर भी सबका, क्योंकि ऐसी थी तो उस लिहाज से मैंने इतने मार्क्स डिडक्ट नहीं किए। तो ये इसमें एक मसला था, क्योंकि खुद से थोड़ी सी ट्राई किया करें असाइनमेंट करने की। दूसरा मुझे ये बताएं कि आ, ये जो प्लीज वाले स्टूडेंट्स हैं ना ये बिल्कुल ही नॉन सीरियस हुए हुए हैं। नोमान, हसन और सलमान को ये असाइनमेंट और क्विज नहीं अपलोड करते, तो उनको जरा आप मेरी तरफ से मैसेज दे दिएगा। अभी आए हुए भी नहीं है, अगर आते हैं तो मैं खुद उन्हें कह देती हूँ। मैम पता नहीं उन्होंने कोई असाइनमेंट नहीं अपलोड की हुई, ना कोई क्विज किया हुआ है। मैम किया हुआ है मैंने सारा। आपने तो किया हुआ है, मैं उन दोनों की, हसन और सलमान की बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मैम। जी, जी बोलें, सुन रहे हो। मैम ये थर्ड असाइनमेंट मैंने थोड़ी लेट जमा कराई थी, नेट का इशू था। अपलोड हो गई थी लेकिन टर्न इन वो थोड़ी सी लेट हो गई। और हम्म, मैम मेरा फ्रीज का है, तो ये आखिरी वीक है हमारा। जो फ्रीज वाले हैं ना उनका ये आखिरी वीक है, सिक्स वाला ना। तो आप अच्छा ये मैम। करेंगे, असाइनमेंट तो खैर मैं देख ले लेती हूँ अगर थोड़ी सी लेट भी है तो, लेकिन कुछ ने तो दो दो दिन बाद करवाई हुई है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्विज आपने थर्ड नहीं दिया था? नो मैम, इधर नेट का इशू था, मैंने वो बताया था एक लड़के को। अच्छा, आज की डेट में अगर सॉल्व करके आप मुझे, अब आप मुझे इधर तो टर्न नहीं कर सकेंगे, ईमेल कर देना अगर, तो फिर मैं ले लूंगी, लेकिन आज ही ठीक है मैम। ईमेल करिएगा, क्योंकि अब इधर आपका क्योंकि मैं टर्न नहीं होगा। ठीक है मैम। तो ये पता नहीं वो दोनों तो कुछ भी नहीं करा रहे सबमिट। मैंने उनके जीरो ही लगाए हैं, क्योंकि वो क्लासेस को लेते हैं ना, या तो एक बच्चे की कोई मसले हैं क्लासेस नहीं वो ले रहा, तो फिर हम देख सकते हैं कि चलो कोई मसला होगा। मैम ऑनलाइन पेपर? पेपर शायद ऑनलाइन ही है। अभी समर इससे वाला पता नहीं पेपर? है, किसी और से आपको से भी आप पूछ लीजिएगा, लेकिन शायद। अच्छा, मैं असाइनमेंट को इस पहले डिस्कस कर लूँ ना, फिर ये देखते हैं। अच्छा, ये तो चले कुछ की ठीक ही थी नॉर्मली की, लेकिन ये कुछ ने ना 4-5 दिन बाद सबमिट करवाई हुई थी, तो 4-5 दिन तो बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, एक दिन चलने लेट हो जाता है वो एक अलग चीज है। जो ये थी ना टास्क जो था आपका, वो जो आपकी स्क्रीन पे जिसको मैं पॉइंट कर रही यस हूँ। मैम। यस मैम। फिर असाइनमेंट 3 मैंने अभी तक चेक नहीं की, इसको भी तो नहीं नेट से सर्च कर लिया। ये भी देखें, इन दोनों ने सबमिट नहीं करवाई हुई, ठीक है, तो ये मैं भी आज ही ग्रेड कर दूंगी या देखूंगी। मैम कोई कौन सी? वही जो असाइनमेंट 3 अभी रिसेंट थी। ठीक है मैम।
क्विज वन भी मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो एमसीक्यूज वाला था, ये तकरीबन कुछ ठीक था। क्विज टू भी मैंने एक दिन आपसे डिस्कस कर लिया था, इसमें मेजोरिटी का ये इशू था कि आप लोगों ने सही तरह सॉल्व नहीं किया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व किया करें और फिर ताकि आपको पता चले। क्विज थ्री जो है ना, ये जो मैंने लास्ट अपलोड किया था, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मसला था कि आप लोगों ने टेबल तो चलिए बना लिया था कि आपको उधर से पता चल रहा था कि 5 एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं। ये वो वाला है जो एलसीएस वाला नहीं क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन है। लेकिन वो टेबल बनाने के मैं बाद मैंने आपको, समझाते हैं। जी, ये थोड़ा सा समझा दें क्विज। असल में आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे ना शायद, आप नहीं इस थे। या इसका सोल्यूशन है तो बेशक सोल्यूशन भेज दिएगा सिर्फ। सोल्यूशन भी है, वैसे मैंने स्लाइड के अंदर ही इसका सोल्यूशन यस, था। उसमें से देखा है वैसे मैंने, पर थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर अब दें आप ऊपर ना, ऊपर से बस। चलो पहले मैं लेक्चर पढ़ा दूं तो आप वैसे उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं इस वाले लेक्चर की ना। ये ओके बनेगा मैम। आपका वीक 5 का लेक्चर 2 बनेगा, ठीक है। उसकी यस यस, रिकॉर्डिंग, 5 का लेक्चर 2 ही है, ये शायद लेक्चर 1 या 2 रिकॉर्डिंग्स है। का इधर बना हुआ है एक फोल्डर, उसके अंदर ये सारी लेक्चर्स हैं। ठीक है, अभी मैं इस लेक्चर हर फोल्डर के अंदर ना मेंशन भी कर दूंगी कि किस किस टॉपिक से रिलेटेड ये रिकॉर्डिंग है। ओके तो मैम। इसके अंदर आप लोगों ने, चलें टेबल तक तो ठीक बनाया हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने हमने मतलब इसके बाद डिकोडिंग करनी थी ना, कि हमें पता चलना था कि आपके पास एग्जैक्टली कौन कौन से वाले करेक्टर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। तो वो स्टेप मिसिंग था कुछ स्टूडेंट्स का, तो उसके मैंने 2 मार्क्स डिडक्ट किए थे। बाकी ये है कि ये ठीक ही था आप लोगों का। अब ये है कि आपके पास मुझे एक लेक्चर अरेंज करवाना है, क्योंकि वो आपके लेक्चर एक मिसिंग है ना पीछे से, क्योंकि फ्रीज वालों का ये लास्ट वीक है ना, ताकि एक साथ ही जो उनको कोर्स पढ़ाना है वो भी साथ कवर हो जाए। तो मुझे मैम ये बता, फ्राइडे के अलावा तो रोज क्लास है। थर्सडे को क्या आप लोगों का है? एक तो असल में समर में ना हर बच्चे का अपना टाइम टेबल है ना, समर जो भी आए हुए हैं वो मुझे बताएं। थर्सडे को आप लोग 9 मैम वाले फ्राइडे स्लॉट फ्री में है और सिर्फ। 13 में फ्री होते हैं? फ्राइडे फ्री है सिर्फ। आपका फ्राइडे फ्री है? यस मैम, बाकी से पूछ लें या सैटरडे को रख लें अगर हो सकता है। सैटरडे को मेरे ख्याल है कोई क्लास नहीं होती। हाँ, सैटरडे थर्सडे को भी, थर्सडे को मैम 11 से फ्री है, 9 से 11 क्लास है। और नौ से फ्राइडे ग्यारह को 11, जी, और फ्राइडे को आपके, 11 से 1 क्लास है। अच्छा, और आपकी सालिहा, आप बताएं आपका क्या स्केड्यूल है? मैम मेरी जस्ट मंडे और वेडनेसडे कोई क्लास होती है, उसके अलावा मेरे सारे दिन फ्री हैं। अच्छा ठीक है, और नुमान आपका? क्योंकि नुमान के साथ ही है ना वो दोनों भी तो हैं। अच्छा, फ्राइडे यानी हम रख सकते हैं फ्राइडे को फर्स्ट स्लॉट में 9 to 11 में लेक्चर रख सकते हैं। मैं फिर ये ग्रुप में पोस्ट करूंगी ना इधर, और बाकी स्टूडेंट्स से भी पता चल जाएगा। तो अगर कुछ ना बना तो फ्राइडे को मेरा ख्याल में 9 to 11 रख सकते हैं। और ये जो मैं मेकअप क्लास अरेंज करूंगी ना, इसके अंदर आपका क्विज भी होगा, ठीक है। ओके। आप बताएं नुमान जरा स्केड्यूल अपना। मैम एक मिनट। थर्सडे को, वैसे थर्सडे को 9 to 11, अच्छा सोहेल की क्लास है 1:30 पे फ्री होती है थर्सडे को आप लोग? नहीं मैम, वो थर्सडे को थर्सडे को एआई की क्लास होती है मेरे ख्याल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैम मेरा फिर मेरे ख्याल में फ्राइडे ही बचता है 9 to 11 वाला। मैं फिर यस मैम फ्राइडे ठीक। उसमें ही कर बेशक सकते हैं। बेशक 8 बजे ले लीजिएगा सुबह सुबह। अ, नहीं, 8 बजे, 9 से क्लासेस स्टार्ट होती हैं ना, इसलिए। चलिए, अभी फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो बताना है वो बताती हूँ। एक असाइनमेंट भी आज अपलोड करूंगी, ये आपकी लास्ट असाइनमेंट होगी, ठीक है, तो आपने ये सबमिट करवा देनी है। मैम ओके मैम। एग्जाम यूनिवर्सिटी में होंगे या मैम ऑनलाइन ही? वेडनेसडे को 11 के बाद फ्री हैं और फ्राइडे को भी 11 के बाद। फ्राइडे को 9 to 11 है कोई क्लास आप लोगों की? असल में फ्रीज वालों के सारे कोर्सेज हैं ना, ये भी मसला है।
चलिए मैं फिर ये डिस्कस करते हैं बाद में। मैम वेडनेसडे को 11 के बाद फ्री है और फ्राइडे को भी 11 के बाद। फ्राइडे को आप 11 से पहले ही फ्री? मैम 9 से 11 क्लास है। अच्छा 11 बजे भी वैसे फ्राइडे को रख सकते हैं, बाकी लोग तो फ्री ही हैं। मैम 11 बजे बजे मैम फिर जुम्मा फिर 1 बजे तक क्लास 1 घंटे की हाँ हो एक सकती बजे है, तक जल्दी ठीक है खत्म उसके कर बाद देंगे ना, 1.5 घंटे की ले 11 लेंगे। चले 11 फिर से मेरी ठीक है। क्लास है वैसे भी जुम्मा 1 के बाद ही होता है, 1 तक भी जा सकती है। मैम। 11 से 1 मेरी क्लास है। अच्छा अच्छा चले मैं देख लेती हूँ इस चीज को, पहले लेक्चर कवर कर सैटरडे को लेते कर हैं ले मैम, फिर सैटरडे को किसी की कोई क्लास नहीं होती। देखते हैं, फिर यही करना पड़ेगा। अच्छा हसन आप अभी ऑनलाइन आए हैं, आप कोई असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवा रहे? हम्म ये टाइमली जरा कोई जो असाइनमेंट अपने सबमिट करवाएं, जो आप पीछे करवा चुके थे ना फ्रीज में, वो वाले काउंट नहीं होंगे उसमें से, सिर्फ वो वाला काउंट होगा जो आपने इधर ऑन कैंपस पे पढ़ा था ना 5 वीक, उसके अंदर जो कोई और असाइनमेंट एक एक ही हुआ था शायद, वो वाला सिर्फ काउंट होगा, बाकी आपके यही काउंट होने हैं जो आपने इधर सबमिट करवाने हैं। और ये अब मैं नहीं लूंगी जो आपने इतने पुराने पिछले भी असाइनमेंट्स और क्विज नहीं कराए हुए सबमिट, ठीक है? तो अब आइंदा से आगे वाले ना साथ साथ करवाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं? स्पैनिंग ट्रीज किसी को याद है क्या, हम पढ़ रहे थे क्या होते हैं? अच्छा एक तो आपके पास होता है ना ग्राफ, ग्राफ और ट्री में डिफरेंस उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे तो देखने में हमें यही लगता है ना कि मोस्टली जो आपके पास ट्रीज है ना उसके अंदर नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं, और ग्राफ्स के अंदर भी आपके पास यही होता है कि वर्टिसेस और एजेस होते हैं। और दोनों में जो दोनों ही नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो दोनों का हमें स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा होता है। लेकिन जो मेन इसके अंदर डिफरेंस है वो ये होता है कि आपके पास ट्रीज के अंदर कोई साइकिल नहीं फॉर्म हो रही होती है, जबकि ग्राफ्स के अंदर जो है वो साइकिल फॉर्म्स हो रही होती हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट करें आपके पास ट्री इस तरह का होता है, ठीक है? इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारा जो डाटा है वो हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ है, कोई इसके अंदर साइकिल वगैरह फॉर्म नहीं हो रही। लेकिन अगर फर्स्ट करें कि इसके अंदर आपके पास इस तरह की चीज बन रही है, तो ये एक साइकिल बन रहा है ना इस ट्री के अंदर, तो ये आपके पास ट्री नहीं रहता, फिर ये आपके पास क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस था। तो अब अगर हमें एक ग्राफ में से मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करने को कहा जाता है, तो वो क्या होता है? क्या आपको पता है कि ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ट्रीज, क्योंकि इसमें साइकिल फॉर्म करनी है, जैसे यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर अगर हम एजेस देखें तो एक एज ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ट्री। तो जो आपके पास स्पैनिंग ट्रीज होते हैं वो भी आपके पास एक किस्म के सब ग्राफ्स होते हैं, यानी ग्राफ का एक सब पोर्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्राफ जितने भी होते हैं, लेकिन जो एजेस है ना वो ग्राफ से एक कम होता है, ठीक है? कि आपके पास जो एज इसीलिए हम एक कम रखते हैं ताकि ये ट्री बन जाए ना। स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि ये ट्री है, ये ग्राफ नहीं रहा। ग्राफ के अंदर तो आपके पास साइकिल बनती है, लेकिन ट्री के अंदर क्या होना चाहिए, साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो जो स्पैनिंग ट्रीज हैं वो आपके सब ग्राफ्स हैं जिनके अंदर हम वर्टिसेस तो सारे इंक्लूड कर रहे होते हैं, लेकिन एजेस हम सिर्फ वो वाले इंक्लूड करते हैं जो कि साइकिल फॉर्म ना कर रही है। और ये बात भी अंडरस्टूड है ना कि साइकिल हम क्यों नहीं फॉर्म करवा रहे, क्योंकि अब हमने इसको एक ट्री के टाइप में कन्वर्ट करना है, ट्री के अंदर साइकिल नहीं होता इसलिए। तो यहाँ पे हमने ये चीज वैसे हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन था, इसके अंदर से फर्स्ट करें हमें कोई कह रहा है कि आप स्पैनिंग ट्रीज फाइंड आउट करेंगे, किस किस टाइप के इसके अंदर स्पैनिंग ट्रीज हैं। तो हमने देखा कि ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, ये सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? ये हमारे पास 4 किस्म के स्पैनिंग ट्रीज हैं जो कि इस एक ग्राफ में से हमें मिल रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एजेस हमने सिर्फ वो वाले इंक्लूड किए हैं जिनसे ये साइकिल ना फॉर्म हो रही है। देखिए वर्टिसेस हमने चारों लिए हैं, V1 V2 V3 V4, लेकिन एज अगर हम ये जो फर्स्ट वाला है ना इसको अगर हम देखें,
एज अगर मैं इन तीनों के अलावा कोई भी एक मजीद एज लेती हूँ तो ये साइकिल बना देगा। देखिए ये मैं लूँ तो इससे भी साइकिल फॉर्म हो जाएगी, ये अगर लेती हूँ तो इससे भी। तो इसका मतलब है कि इन तीन एजेस के अलावा हम फर्दर कोई और एज नहीं ले सकते। सेम इसी तरह ये भी एक पॉसिबिलिटी है स्पैनिंग ट्री की, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास एक ग्राफ में से मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि स्पैनिंग ट्री फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ सब ग्राफ, यानी कि बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक सब ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिस ग्राफ की कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। डायरेक्शंस तो हम एरो हेड के थ्रू मेंशन करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एरोज नहीं है, इट मींस कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का सब ग्राफ है, ठीक है, स्पैनिंग ट्री, जिसके अंदर आपके पास सारे वर्टिसेस इंक्लूड हो रहे हैं लेकिन कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। यानी स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमारे पास साइकिल नहीं होनी चाहिए। जैसे इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं ये साइकिल फॉर्म हो रही है, ये, फिर आपके पास ये भी साइकिल फॉर्म हो रही है। साइकिल क्या चीज है कि जहां से आप जिस वर्टेक्स से आपका जो पाथ है ना वो स्टार्ट हो रहा है उसी पे आके एंड हो रहा है। तो आपके पास मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज की पॉसिबिलिटी है और हर स्पैनिंग ट्री में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एजेस सेम है। जैसे यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो ये ग्राफ ही कुछ इस किस्म का था। इसमें अगर हम 3 से ज्यादा एज लेते हैं तो ये ट्री नहीं बनेगा, ये दोबारा से ग्राफ बन जाएगा या इसके अंदर यू कैन से कि साइकिल फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो सिंपल स्पैनिंग ट्रीज का हमने बेसिकली जो चीज पढ़नी है दैट इज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, यानी ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो कॉस्ट हमें कैसे पता चल रही होती है? ये जो आपके पास एजेस के ऊपर वेट्स होते हैं गिवन, इनके थ्रू हम कॉस्ट बताते हैं ना किसी भी ग्राफ की या किसी भी ट्री की। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब है एक ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर मिनिमम कॉस्ट आपकी लग रही है, ठीक है। अब फर्स्ट करें, ये हमें एक वेटेड ग्राफ गिवन है जिसके अंदर आपके पास 4 वर्टिसेस हैं और ये सारे एजेस हैं और इन एजेस के ऊपर ये इनके वेट्स हैं, ठीक है, 10 20 30 जितने भी दिखाए। अब इसमें से जब हमने फाइंड आउट किए ना कि कितने स्पैनिंग ट्रीज होंगे, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास स्पैनिंग ट्रीज की। कि इस किस्म का स्पैनिंग ट्री भी बन सकता है इस ग्राफ से, इस किस्म का भी बन सकता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी एक मजीद एज अगर आप लेते हैं तो इट फॉर्म्स अ साइकिल, और साइकिल हमने स्पैनिंग ट्री में फॉर्म नहीं करनी होती। इस तरह का भी आप ले सकते हैं ये भी, लेकिन हमने कौन सा फाइंड आउट करना है? हमने मिनिमम कॉस्ट वाला फाइंड आउट करना है। तो जो जो हमने एजेस लिए हैं उन सब एजेस के थ्रू हमने इनकी कॉस्ट फाइंड आउट की। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा वाला स्पैनिंग ट्री हमें दे रहा है? ये जो फर्स्ट वन है ये हमें 50 कॉस्ट दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो हमें मिनिमम कॉस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एक जो वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसके पास पॉसिबिलिटी है कि सेवरल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। वन ऑफ द स्पैनिंग ट्रीज हैज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ ऑल वेट्स। एक स्पैनिंग ट्री उसमें ऐसा होता है जिसका आपके पास स्मॉलेस्ट वेट आता है और इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। इसके बाद वो बता रहे हैं, नीचे हमने एक फिगर इस फिगर में शो किया हुआ है कि ये एक इस ग्राफ के, ये कौन सा ग्राफ है? ये अनडायरेक्टेड भी है और वेटेड भी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन और इसके हर एज के साथ एक वेट या कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो ये आपके पास अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। इसकी ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि इस किस्म के इसके अंदर स्पैनिंग ट्रीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्पैनिंग ट्रीज हैं इनमें से मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कौन सा होगा? ये फर्स्ट वन। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास ये तो चले एक सिंपल सा ग्राफ था ना जिसके अंदर सिर्फ 4 एजेस वर्टिसेस थे और ये 6 एजेस थे। तो हमने हर पॉसिबल कम्बिनेशन देख लिया कि ये पॉसिबिलिटी है स्पैनिंग ट्री बनने की। लेकिन अगर फर्स्ट करें, आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस भी ज्यादा है और एजेस भी आपस में काफी लिंक है। तो उसमें आप हर पॉसिबल कम्बिनेशन तो नहीं देख सकते ना कि इस किस्म का भी स्पैनिंग ट्री बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ ग्रीडी अप्रोचेस प्रपोज की हुई है, ठीक है। तो जो ग्रीडी अप्रोचेस है ना उसमें से वो मैं आपको अभी पिछली स्लाइड्स बताती हूँ। जो टू हमने ग्रीडी अप्रोच वही होती है ना जिसमें हम ये सपोज कर रहे होते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल आएगा। ऑप्टिमल मीन बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ग्रीडी अप्रोच के अंदर अगर हम ये आपके पास मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये नहीं देखना पड़ेगा फिर कि एक ग्राफ गिवन है तो हम खुद से अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके अंदर इस किस्म का स्पैनिंग ट्री भी हो सकता है या इस किस्म का भी हो सकता है। इसमें कुछ हमने एक
क्या कहना चाहिए, एक स्ट्रेटजी सेट की हुई होगी जिसकी बेस पे हम ऑटोमेटिकली जो है वो जैसे डिजिक्स्ट्रा के केस में हमने ग्रीडी अप्रोच क्या सेट की हुई है कि हम वो वाला एज लेते हैं, कौन सा वाला एज लेते हैं डिजिक्स्ट्रा में, मैं काफी दफा एग्जांपल दे चुकी हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाई वी यूज डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। मैं वैसे काफी दफा एग्जांपल दे चुकी हूँ तो आपको पता ही होगा। ये मैं अक्सर नहीं एक ग्राफ बनाती और उसमें से मैं कहती हूँ कि इसका वेट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो हम कौन सा वाला पाथ अडॉप्ट करेंगे। मैम 2 वाला। 2 वाला वो क्यों हम कर रहे होते हैं कि हमारा ये एम होता है कि एट द एंड ये जो भी ग्राफ गिवन होगा ना इसके अंदर मैम हमने हमने शॉर्टेस्ट, हम कॉस्ट फाइंड करना। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह होता है कि हम वो वाले सिर्फ एजेस लें जो मिनिमम कॉस्ट दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये चीज डिजिक्स्ट्रा के केस में हमारी ये ग्रीडी स्ट्रेटेजी है ना कि हर स्टेप पे हम स्मॉलेस्ट वाला एज लेते हैं ताकि एट द एंड हमें जो पाथ मिले वो भी शॉर्टेस्ट मिले। इसी तरह भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए, यानी अगर आपको कोई भी एक ग्राफ गिवन है उसमें से आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, तो उसमें आप देखेंगे कि वी कैन यूज दीज टू एल्गोरिदम्स। फर्स्ट वन इज क्रिस्टल एल्गोरिदम एंड सेकंड वन इज फ्रेंड्स एल्गोरिदम। इन दोनों के थ्रू आपको कोई भी ग्राफ गिवन है तो उसके अंदर आप उससे आप स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोनों के अंदर स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं। जैसे डिजिक्स्ट्रा में हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि हमने मिनिमम कॉस्ट वाला वेट लेना है। तो ये दोनों जो हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या हम वेट लेते हैं। बाकी इसके अंदर ये इसका एक जेनेरिक एल्गोरिदम दिया हुआ है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का। यानी जेनेरिक का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक टू ये जो दो एल्गोरिदम्स है ना क्रिस्टल्स और फ्रेंड्स उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक जेनेरिकली जनरल अगर हमने मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये एल्गोरिदम है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक हमें ग्राफ गिवन है और दूसरी क्या चीज गिवन है, ग्राफ्स के जो वेट्स होते हैं यानी एजेस के साथ जो वेट्स एसोसिएटेड है ना वो। ए जो है ना एक सेट है जिसके अंदर हम अपने स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली स्पैनिंग ट्री कैसे फॉर्म होता है, वर्टिसेस तो हमें पता है कि हमने सारे लेने हैं, एजेस हम कुछ इंक्लूड कर रहे हैं ना और कुछ एजेस इंक्लूड नहीं कर रहे, वो वाले इंक्लूड कर रहे हैं जो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने ए के अंदर हमने अपने एजेस फाइंड करके डालने हैं, तो इसलिए ए इनिशियली एम्प्टी है कि अभी इसके अंदर कोई भी एज नहीं पड़ा हुआ। अब वाइल लूप लगाया, ये लूप कब तक चलता रहेगा, वो कह रहे हैं कि वाइल लूप ये तब तक ए के अंदर कोई भी एज आपका इंसर्ट होता जाएगा जब तक ये एक पूरा स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर लेता, ठीक है। अब वो आपके पास स्पैनिंग ट्री फाइंड किस तरह कर रहा है, इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं कि आपने वो वाला एज फाइंड आउट करना है। एज यूवी का मतलब क्या है कि यूवी मैंने आपको बताया था पीछे कि एज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे फर्स्ट करें कि आपके पास दो वर्टिसेस हैं, इनके दरमियान एक एज एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स सपोज इसको हम यू कह देते हैं, इसको हम वी कह देते हैं। तो जिन दो वर्टिसेस के दरमियान ये एक एज है ना उसको हम इस तरह एक पेयर की फॉर्म में शो कर देते हैं। तो ये वाइल लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा कि जब तक आपके ए के अंदर स्पैनिंग ट्री पूरा फॉर्म नहीं हो जाता। और स्पैनिंग ट्री हमने फॉर्म किस तरह करना है कि हमने सिर्फ वो वाले एजेस लेने हैं दैट इज सेफ फॉर ए। सेफ फॉर ए का क्या मतलब है कि जो ए के लिए बेहतर है, मीन्स के जो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। सेफ ए के लिए वही एजेस है ना जो कि साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि हमने स्पैनिंग ट्री फॉर्म करना है। साइकिल अगर फॉर्म हो जाती है तो देन ये ग्राफ में चला जाएगी चीज, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ वो वाले एजेस लेने हैं जो ए के लिए सेफ हैं। और हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि जो एज हम लेते जा रहे हैं उसको हम इनिशियली जो ए पड़ा हुआ था ना एम्प्टी उसके साथ यूनियन करवाते जा रहे हैं। मीन्स देखिए इनिशियली तो ये एम्प्टी था, फिर इसके अंदर फर्ज करें अगर इस वाले ग्राफ पे हम ये एल्गोरिदम चलाएं तो फिर इसके अंदर आपके पास ये सबसे पहले 10 वाला वेट एज आया होगा, तो ए के अंदर सिर्फ ये वाला एज आ गया V1 V4, ठीक है। फिर आपके पास ये जो हम बेसिकली यूवी लिख रहे थे ना वो ये चीज है ना V1 V4 इस केस में, यानी हर ग्राफ के लिहाज से वो डिफरेंट होगा। यूवी तो हम जनरली कह रहे हैं। फिर आपके पास ये वाला एज आएगा जिसका वेट 20 है, तो ए के अंदर पहले से 10 पड़ा हुआ होगा, फिर उसके अंदर 20 वाला एज भी आ जाएगा। तो वो ये चीज कह रहे हैं कि जो जौन सा वाला एज हम हर स्टेप में इंक्लूड करते जा रहे हैं उसको आपने ए के साथ यूनियन करवाना है, मीन्स के ए वाले सेट में उसको आपने इंक्लूड करना है और एट द एंड ए वाले सेट में आपके
तमाम वो एजेस आ रहे होंगे जो कि मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो एट द एंड हमने उस ए को यानी उस सेट ऑफ स्पेनिंग ट्रीज को रिटर्न करते हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशंस बता रहे हैं कि हम लोग स्पेनिंग ट्रीज को यूज क्यों कर रहे होते हैं। अब ग्राफ्स आपके पास वैसे तो बेसिकली यूज होते हैं, कोई आपने नेटवर्क बनाना है, कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है, या फिर आपने कोई कोई जैसे सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं वो भी ग्राफ की बेस पे ही इम्प्लीमेंट हुई होती हैं कि जैसे दो यूजर्स हैं वो आपस में लिंक हैं, तो ये जो यूजर्स हैं ना, फर्स्ट करें U1 U2, ये आपके वर्टिसेस हैं, फिर ये जो लिंक है आपस में, ये एक तरह की जो डिफरेंट यूजर्स यहाँ पे आपस में लिंक होंगे तो वो आपके पास एक ग्राफ की ही फॉर्म शेप बन गई होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि फर्स्ट करें यू हैव एन स्टेशंस जिनको आपने लिंक करना है यूजिंग अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंड लेइंग ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन एनी टू स्टेशंस इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। ठीक है कि आपने एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना है दो मल्टीपल स्टेशंस के दरमियान, और जो आपने लिंक या नेटवर्क बनाना है ना उस वो बनाने में आपकी कुछ कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है। The ideal solution would be to extract a subgraph termed as minimum cost penalty। तो बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा ग्राफ वहाँ पे यूज करें, अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे हर एज के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्पैनिंग ट्री के अंदर, अब फर्स्ट करें मैं ग्राफ के थ्रू एक कम्युनिकेशन लिंक इम्प्लीमेंट करती हूँ तो ये सारी कॉस्ट एड अप होंगी 10 20 30 40 50 अप टू 60। लेकिन अगर मैं मिनिमम स्पेंडिंग ट्री के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ इस नेटवर्क को, तो सिर्फ 10 20 और 30 वाली कॉस्ट आपकी यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि स्पेंडिंग ट्री भी बेसिकली एक ग्राफ का ही सब ग्राफ है ना, तो बजाय इसके कि हम अगर हम एक कम्युनिकेशन लिंक या कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, हमें ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमारी कॉस्ट कम लगनी चाहिए, तो हम एक फुल ग्राफ की बजाय स्पेंडिंग ट्री भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बताई हुई है स्पेंडिंग ट्रीज की। और चूंकि ये मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री होगा तो फिर इसके अंदर हम ये इसके अंदर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम यूटिलाइज होगी। या दूसरा, ये लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन करने में भी आपके पास यूज हो रहे हैं। अब यहाँ से आपके वो दोनों एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। ये दो एल्गोरिदम्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, जो बताए कोई अभी मैंने बताया था जो। आप बताएं नोमान, आप बताएं जो भी आपको समझ आ रही है अभी तक, ये क्रिस्टल और प्रिंस एल्गोरिदम हम क्यों यूज कर रहे हैं। जो भी समझ आई है आप बताएं, आंसर किया करें बेशक। प्लीज। अच्छा आप बताएं, रेहान आप बताएं, व्हाई वी यूज प्रिंस एंड क्रिस्टल एल्गोरिदम्स, जो मैंने अभी शुरू लेक्चर में बताया था। मैम वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड करने के लिए यूज करती है ना। हाँ लेकिन देखिए ना, मिनिमम स्पेनिंग ट्री तो हम शुरू वाली स्लाइड्स में भी फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमें इनकी क्या जरूरत पड़ गई। वो तो हम शुरू स्लाइड्स में भी नहीं हमने बताया था कि आपके पास एक ग्राफ गिवन था, उसमें से हम मल्टीपल स्पेनिंग ट्रीज निकाल रहे थे, वो तो उसका भी फाइंड आउट हो रहा था, तो इनकी क्यों हमें जरूरत है। नहीं याद आ रहा। अच्छा, ग्रीडी अप्रोच हम क्यों यूज करते हैं। वो भी मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए करती है ना। नहीं, जनरली हम ग्रीडी अप्रोचेस को क्यों यूज करते हैं, ये तो आप चलें स्पेनिंग ट्री के लिहाज से बता रहे हैं ना। अब ग्रीडी अप्रोच सिर्फ स्पेनिंग ट्री में तो नहीं यूज होती, हमने पहले देखा था हफमैन कोडिंग में भी यूज हो रही थी, फिर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम में भी यूज होती है। तो बेसिकली हम ग्रीडी अप्रोच को यूज क्यों करते हैं।
अच्छा, किसी को याद आ रहा है मैंने क्या बताया था, फ्रेंड्स और क्रिस्टल एल्गोरिदम हम क्यों यूज कर रहे हैं? सोहेल आप बताएं। मैम मुझे नहीं याद है। सोलेहा आप बताएं, आप भी उस पर प्रेजेंट हैं। ये रीजन तो आपको पता होनी चाहिए ना, अब वैसे तो नहीं हम मतलब जी बताएं। क्या कह रही थी? मैम रिपीट करें दोबारा। मैं आपको पूछ रही हूँ कि देखें, स्पेनिंग ट्री तो हमने फर्स्ट स्लाइड्स में भी देखा ना, आपको ग्राफ गिवन था, उसमें से आपने 3-4 स्पेनिंग ट्रीज फाइंड आउट किए कि हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हमें इन दोनों एल्गोरिदम्स की क्यों जरूरत पड़ गई है, क्रुस्कल एल्गोरिदम की और फ्रेंड्स एल्गोरिदम की? स्पेनिंग ट्री तो दूसरी तरह भी फाइंड आउट हो रहे थे। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि व्हाई वी नीड दीज टू एल्गोरिदम्स। ये ना रीजन तो आपको पता होनी चाहिए ना, वरना ये चीज समझ नहीं आती कि आप कहेंगे कि हम ऐसे ही लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ। अनिका आप बताएं। यस मैम। क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर करें। मैम फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। हाँ, ये चीज आपने ठीक बताई, लेकिन अ, इसको उससे जरा रिलेट करें कि हम दूसरी तरह भी तो स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर ही रहे थे ना फर्स्ट स्लाइड में, जैसे हमने दिखाया कि एक ग्राफ गिवन था, उसमें से हमने 3-4 स्पैनिंग ट्रीज फाइंड आउट किए थे। मैम तो ये क्या हर नोड को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है। ये तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है, या पहले का याद है? मैम आपने जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जब ये बताया था ना, जब आपने क्रिस्कल स्टार्ट किया था, प्रिम्स और क्रिस्कल। अच्छा, सब बताया शायद बताया था, लेकिन ठीक है, वो सिर्फ थोड़ा सा अनीता ने सही आंसर दिया है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन एक एग्जांपल जो मैं पिछले भी लेक्चर में, जो मैंने लेक्चर शुरू से पढ़ाया उसमें मैंने थोड़ी सी बताई थी, अभी भी मैंने बताया है, वो चीज़ नहीं किसी को याद आ रही, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ गिवन होगा। ये इन चीज़ों के ना रीजंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वाइवा बेस्ड पेपर होता है तो उसमें रीजंस ही पूछी जाती हैं। ये देखिए मैंने आपको इधर क्या बताया था। ये देखें, ये तो चले एक सिंपल सा ग्राफ है ना, 4 वर्टिसेस हैं, 6 एजेस हैं, आपने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर लिया कि इस तरह से भी स्पैनिंग ट्री बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, और ये 4 वेज हैं हमारे पास। अगर आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ गिवन हो जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस भी बहुत ज्यादा है और एजेस भी आपस में सारे लिंक हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, तो क्या आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, और फिर क्या आपको ये श्योरिटी होगी कि हमने जी सारे स्पेनिंग ट्रीज सही ही फाइंड आउट किए हैं? होगी कि नहीं होगी? देखिए कॉम्प्लेक्स ग्राफ के यस लिए मैम। ना नहीं होगी ना मैम आप। अगर वो स्पैनिंग ट्री बन रहा होगा तो ऑब्वियसली वो सही होगा, स्पैनिंग ट्री होगा। वो तो सही होगा, लेकिन आपको फिर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिसके थ्रू हम एक ही दफा में, पहली दफा में स्पेनिंग ट्री गेट कर लें। अब ये भी तो आपके पास 4 स्पेनिंग ट्री थे, लेकिन आपके काम का कौन सा था जिसका मिनिमम कॉस्ट आ रही थी, फर्स्ट वन। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी ग्रीडी स्ट्रेटेजी हो जिसकी बेस पे पहली दफा में ये फर्स्ट वन आ जाए, हमें ये सारे चेक करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारे हमारे टाइम और कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं ना। ये इसकी रीजन है मेन, ठीक है, कि हमें फ्रेंड्स और क्रिस्टल एल्गोरिदम की क्यों जरूरत है, ताकि हमारे पास एक ऐसी ग्रीडी अप्रोच हो जिसकी बेस पे हम लोग फर्स्ट टाइम में ही स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट कर लें विदाउट ट्राइंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, जैसे इस केस में हमने किया है। क्योंकि अब जो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी ना उन ट्रेंड्स और क्रिस्टल के थ्रू, वो आप देखेंगे कि ग्राफ आपको जो गिवन है ना, उसमें से हम ये नहीं कर रहे कि हर तरह का पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि इसमें से कौन सा वाला ठीक है।
एंड में आप कॉस्ट ऐड करके देख रहे हैं कि कौन सा वाला जो है वो मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास कोई एक ऐसा सोल्यूशन या कोई एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि आप पहले ही स्टेप में जब आप सोल्यूशन वो स्पेनिंग ट्री आप फाइंड आउट करें तो आपके पास मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री ही आए। ठीक है, तो वो लाने के लिए ये दोनों अप्रोचेस यूज हो रही हैं, क्रुस्कल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम। फर्स्ट वन इज क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्रुस्कल एल्गोरिदम किसकी बेस पे वर्क करता है? ग्रीडी अप्रोच की बेस पे वर्क करता है। और ग्रीडी अप्रोच क्या होती है? जिसमें हमारा ये एम होता है कि हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें अब मैं आपको पहले ग्राफ से समझाती हूँ ये स्टेप्स, फिर आपने ये स्टेप्स तो आप खुद भी लिख सकते हैं ना, अगर आपको मेथड समझ रहे होंगे तो। इसमें हम सबसे पहले कौन सा एज लेते हैं जिसकी कॉस्ट मिनिमम होती है? आपको ग्राफ गिवन होगा, उसमें से सबसे पहले हम वो वाला एज लेंगे जिसकी वेट या जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। और वो हम क्यों मिनिमम कॉस्ट ले रहे हैं? क्योंकि हमने मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करना है ना एट द एंड जाके। इसलिए हम शुरू से ही ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई कि हमने सिर्फ वो वाला एज शुरू से स्टार्ट करना है, इंक्लूड करना जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन उसके अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि साइकिल ना फॉर्म हो रही है, क्योंकि स्पेनिंग ट्री के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपको ग्राफ गिवन है, ये फर्स्ट स्टेप में ये वाला जो है, इसके अंदर ये आपके पास ये सारे वर्टिसेस हैं, या शो हो रहा है ना आप सबको? ए बी सी डी ई एफ अप टू सो ऑन आई तक ये आपके पास वर्टिसेस हैं। और उसके साथ आप देख सकते हैं हर एज के साथ एक डेट एसोसिएटेड है। मैंने आपको भी क्या बोला है कि आपने कौन सा वाला वेट एज लेना है सबसे पहले जिसकी मिनिमम कॉस्ट है। तो इन सब को अगर हम चेक करें, ये वाला जो है ना सी और आई के दरमियान ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये 2 है। इसमें आप सब एजेस को अगर चेक करें तो आपके पास इन सब एजेस में सबसे कम वेट किसका है? ये 1 वाला एज का है ना, दिस वन। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, इसे थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने ये एज इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि स्पेनिंग ट्री में है कि आपके पास वर्टिसेस तो सारे इंक्लूड होने हैं, सिर्फ आपने एजेस देख के इंक्लूड करने हैं ना, कि वो वाले एज इंक्लूड करने हैं जो साइकिल ना फॉर्म कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? यस मैम। अब यहाँ पे देखें 1 वाला एज तो हमने इंक्लूड कर लिया। अब आपके पास बाकी सब एजेस के अगर हम वेट्स देखें तो 2 वाला बनता है, एक 2 ये है और एक 2 ये है। लेकिन सबसे पहले हमने वो वाला 2 सेलेक्ट करना है जो ये ग्राफ बनते हुए पहले बना होगा। तो ये ग्राफ ए से अगर स्टार्ट हुआ है, पहले ए बी सी फिर उसके साथ आई, तो ये वाला 2 बाद में फॉर्म हुआ होगा। ये वाला एज, ये वाला 2 वाला जो एज है ये पहले फॉर्म हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें इधर बी वाले स्टेप में हमने ये वाला एज इंक्लूड कर लिया इधर। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट मिनिमम एज इंक्लूड करना है, ये 2 वाला। उसके बाद 2 के बाद आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर नेक्स्ट जो मिनिमम एज है दैट इज 4। तो 4 आपके पास एक ये भी है, ये डी स्टेप में है, और एक 4 आपके पास ये भी है। ठीक है, इसमें से हमने सबसे पहले कौन सा वाला 4 इंक्लूड करना है जो कि इस ग्राफ में पहले बना होगा? तो ये वाला पहले बना होगा क्योंकि ए भी पहले वाले नोड है। तो ये वाला 4 मैंने इंक्लूड कर लिया, इसको भी हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। फिर नेक्स्ट 4 आपके पास इंक्लूड होगा, नेक्स्ट 4 ये है, इसको भी इंक्लूड कर लिया। 4 के बाद जो नेक्स्ट आपका एज बन रहा है ना, वो बन रहा है 6, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम एजेस को इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अंदर 6 बन रहा है, वो 6 ये वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आई और जी के दरमियान जो है, जो मैंने अभी टिक किया, ये 6 बन रहा है। लेकिन अगर इस 6 को मैं स्पेनिंग ट्री के अंदर इंक्लूड करती हूँ, मतलब मैं इसको कर दूँ हाईलाइट, तो ये तो साइकिल नहीं फॉर्म करेगा। ये आई सी आई और एफ है, ये एफ और जी के दरमियान साइकिल फॉर्म हो जाएगी ना। ये देखें आपके पास इधर अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर देती हूँ तो ये चीज तो एक साइकिल बन रही है। साइकिल का क्या मतलब है कि आई से ये स्टार्ट हो रहा था और वहीं आई पे आके एंड हो रहा है। साइकिल इन अ सेंस के वो जो मैं बोल्ड कर रही हूँ ना जिन जिन एजेस को, उनको मिला के साइकिल बनती है। ठीक है, तो इसलिए हमने 6 वाले को इधर एफ वाले आप स्टेप में देख सकते हैं, इस 6 वाले की तरफ उसने पॉइंट किया है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि स्पेनिंग ट्री के अंदर एजेस सिर्फ वो वाले आते हैं जो साइकिल फॉर्म ना कर रहे हैं। तो 6 की वजह से तो साइकिल फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। ये चीज समझ आई है? यस। अच्छा, 6 हो गया। 6 के बाद आपके पास बनता है 7। 7 अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है,
और 7 यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले ये वाला 7 आपके ग्राफ में है, तो आपने इसलिए इस वाले 7 को इंक्लूड किया जो सी और डी के दरमियान है। अब इस वाले 7 को मैं इंक्लूड कर सकती हूँ जो आई और एच के दरमियान है। ये मुझे बताएं कोई, इस वाले ये जो दूसरा 7 है ये वाला, इसको मैं इंक्लूड नो कर मैम, सकती हूँ? नहीं कर सकती, नो क्योंकि मैम। अगर मैं इसको इंक्लूड करती हूँ साइकिल फॉर्म करेगा। तो उसने देखिए नेक्स्ट एच वाले स्टेप में उसके अंदर पॉइंट किया है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया। 7 के बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन सा एज आ रहा है इस ग्राफ में, देख के बताएं। 7 के बाद ऑब्वियसली ये 8 वाला आ रहा है। अब 8 आप देखिए इधर एच वाले स्टेप में 8 आपके पास दो हैं, एक ये वाला 8 भी है और एक ये वाला 8 भी है। तो पहले हम ये ए और एच के दरमियान जो 8 बन रहा है उसको इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें ये वाला इंक्लूड किया है इसमें। उसके बाद हमारे पास ये वाला 8 आ रहा है, लेकिन इस 8 से अगेन देखें, इस 8 को अगर मैं इंक्लूड करती हूँ तो ये भी एक क्लोज, आपका साइकिल का मतलब है क्लोज फिगर, तो ये भी देखिए क्लोज फिगर बन रही है, तो मैं इस 8 को इंक्लूड नहीं कर सकती। तो इसने इसके साथ पॉइंट किया है लेकिन इंक्लूड नहीं किया इसको। नेक्स्ट आपके पास मिनिमम आता है 9 वाला, तो 9 आपने, ये है ना 9, तो वो 9 इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको हाईलाइट किया है। फिर आता है आपके पास 10, 10 इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पे। वो मैम क्लोज हो जाएगा। 10 भी नहीं कर सकते। एक और चीज, ये जो हमने 7 यहाँ पे इंक्लूड किया था ना, तो एक 7 ये आई वाले स्टेप में 7 इंक्लूड किया था ना, तो एक 7 यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अगेन इस 7 को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसकी वजह से साइकिल फॉर्म हो रही थी। अच्छा 10 आपके पास हो गया, 10 के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट मिनिमम है वो 14 बन रहा है, लेकिन अगेन इस 14 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये क्लोज फिगर बन जाएगा, तो 14 को हम ऐड नहीं कर सकते। तो जो आपका स्पेनिंग ट्री बना है ना उसकी शेप ये है कि उसके अंदर वर्टिसेस सारे आ रहे हैं, लेकिन एजेस सिर्फ ये वाले आ रहे हैं। समझ आ रही है कुछ? देखिए उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक हमें ग्राफ गिवन था, हम हर किस्म का पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख रहे थे, लेकिन देखिए आपके पास ये वाला ग्राफ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना जो एग्जांपल गिवन है। अब इसमें आप किस तरह एक एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, किस सेट को आप लें और किसको छोड़ें, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये ग्रीडी स्ट्रेटेजी फॉलो की है, जिसके अंदर, जिसको हम क्रिस्टल एल्गोरिदम्स बोलते हैं, और इसके अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स को, यानी वो वाले एजेस हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसका वेट सबसे कम है, फिर नेक्स्ट मिनिमम, फिर नेक्स्ट मिनिमम, लेकिन साथ साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो वाले एज इंक्लूड ना हो जिनकी वजह से साइकिल फॉर्म हो रहा है। और एट दी एंड ये जो हाईलाइट हुए हैं ना, बोल्ड हुए हैं एजेस, इसका मतलब है कि इस स्पेनिंग ट्री के अंदर सिर्फ ये वाले एजेस इंक्लूड हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अगर इनकी कॉस्ट टोटल देखें ना, तो बनेगी, अगर मतलब जो जो एज इंक्लूड हुआ है ना उन सबकी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें, 4 8 1 2, फिर उसके बाद आपके पास ये वाला भी एक 2 है जो सी और आई के दरमियान है, फिर 4 है, फिर 7 और फिर 9, ठीक है? तो इसके आप कॉस्ट को भी इधर ऐड अप करके बता सकते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या बनेगी और क्या है। तो ये हमारे पास क्या था, क्रिस्टल एल्गोरिदम था। अब यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले कह रहे हैं आपने रिमूव कर देने हैं तमाम एजेस फ्रॉम द ग्राफ। रिमूव कर दें बेशक आप, नहीं तो आप इस तरह हाईलाइट करते हैं। रिमूव करने से ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप उसको अगर साथ साथ बस हाईलाइट कर दें तो उसका भी कर सकते हैं। रिमूव का मतलब है कि सिर्फ एजेस पड़े, सिर्फ वर्टिसेस पड़े होंगे ना, एजेस नहीं होंगे, और फिर आप सिर्फ वन वाला एज लगा देंगे, या जो जो एज इंक्लूड हम कर रहे हैं ना सिर्फ उनको हम बीच में इंक्लूड कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, अरेंज करना है एजेस को अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। सेलेक्ट एन एज विद द लीस्ट वेट, जिसका लीस्ट वेट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने जो एज सेलेक्ट किया है यानी जिसका लीस्ट वेट था उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के साथ आपने अटैच कर देना है, और अगर वो साइकिल फॉर्म कर रहा है तो फिर आपने ड्रॉप कर देना उस एज को, ठीक है? फिर ये 3 4 स्टेप्स आपने इंक्लूड करते जाने हैं, तब तक इंक्लूड करते जाने हैं जब तक तमाम जो एजेस हैं उनको हम प्रोसेस ना कर लें, ठीक है? तो ये बेसिकली इस तरह से आपका क्रिस्टल एल्गोरिदम वर्क करता है। इसका अगर हम सूडो कोड देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक प्रोसीजर डिफाइन हुआ है जिसका नाम क्रिस्टल है। इसके अंदर ये क्या है, पैरामीटर्स पास किए हुए हैं।
अब ये पैरामीटर्स क्या हैं, एक ग्राफ हमने पास किया और साथ ही उससे एसोसिएटेड वेट्स पास किए हैं, क्योंकि हमने क्रिस्टल में देखा ना कि मेन हमारा जो काम चल रहा है वो वेट्स के थ्रू है, ये जो जिससे एसोसिएटेड वेट या कॉस्ट थी ना उसके थ्रू हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं आगे, तो इसलिए हमने वेट्स इंक्लूड किया सारे एडजस्ट। इस लाइन 1 का क्या मतलब है, व्हाट इज ए मैम ए जो है वो सबसे पहले एम्प्टी होगा और हम उसमें ऐड करते जाएंगे ना साथ एचएस? साथ। जो जो एच हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे पहले 1 वाला किया फिर 2 वाला किया, ये साथ साथ ए में ऐड होते जाएंगे, तो ए इज अ सेट जिसके अंदर हम स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, एक फॉर लूप लगाया है हर एज के लिए, और हर एज सॉरी हर वर्टेक्स के लिए, क्योंकि वर्टेक्स तो हमने सारे इंक्लूड करने हैं ना स्पैनिंग ट्री के अंदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपने ये जो भी ग्राफ आपको गिवन होगा, जिसके एक जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ को और वी सेट ऑफ वर्टिसेस को, ये जो आपका ग्राफ गिवन होगा इसके हर वर्टेक्स के ऊपर आपने हर वर्टेक्स को चेक करना है, तो इसलिए हमने एक फॉर लूप लगाया जो कि हर वर्टेक्स वी को चेक कर रहा है। और फिर आपने क्या करना है कि जो जो वर्टेक्स आपका आ रहा है ना, जो आप स्कैन कर रहे हैं, उसको आपने इस बी कैपिटल बी में आपने एक सेट की फॉर्म में ऐड करते जाना है। अब आपने सॉर्ट करना है एजेस को इनटू नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी छोटे से बड़ा ना, तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हो तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। आपने क्या करना है, सारे एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स अरेंज कर देना है। फिर आपने इन एजेस पे जो आपने अरेंज किए हुए होंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, ये जो लूप लगा है ना पहले वाला, ये तो आपके वर्टिसेस पे लगे हैं, जो वर्टिसेस थे ये आपके एजेस पे लगेगा वेट। एजेस क्या है कि जितने जो आपने शॉर्ट किए थे ना एजेस उन सब पे, अब आपने उनके ऊपर एक लूप लगाया कि हर एज जो है ना आपके पास व्यू हुई, वो इस ग्राफ से एक तो बिलोंग कर रहा है, और इसको आपने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, यानी वही असेंडिंग ऑर्डर में लेना है कि सबसे पहले सबसे छोटे वेट वाला एज लेना है, फिर उससे नेक्स्ट मिनिमम वेट वाला एज लेना है, फिर उससे नेक्स्ट में। यहाँ पे आपने क्या चीज करनी है, ये आपके बेसिकली साइकिल को फॉर्म नहीं होने दे रही। फाइंड, यहाँ पे लिखा है ना एक फाइंड सेट और नीचे यूनियन, जो फाइंड यूनियन का फंक्शन है ना, ये बेसिकली आपके साइकिल फॉर्म में होने दे रहा होता है कि हमने देखना है कि कोई हम ऐसा एज तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से साइकिल फॉर्म हो रहा हो। यानी आपके पास देखें u और u नॉट इक्वल टू v का क्या मतलब है, u आपका पहला वर्टेक्स होता है ना, ये देखिए मैंने आपको बताया ना ये दो वर्टिसेस हैं, एक u है एक v है, इसके दरमियान ये एक एज है। अगर एक थर्ड है तो ये जिस u से ये स्टार्ट हो रहा है उसी यू पे आके इसने एंड होना है ना, तो वो कह रही है अगर जो सेकंड वर्टेक्स हम ले रहे हैं ना फॉर मेकिंग एज, वो अगर पहले के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि साइकिल नहीं है यहाँ पे। तो जब साइकिल नहीं है तो तब आपने इसका यूनियन करना है ए के साथ, और फिर आपने इसी के अंदर ना अपने अपने सारे वर्टिसेस जो आप इंक्लूड कर रहे हैं स्पैनिंग ट्री में वो ऐड करते जाने, और एट द एंड आपने स्पैनिंग ट्री रिटर्न कर देना। ये चीज समझ आ रही है इसके अंदर, देखिए साइकिल फॉर्म होने से ना, साइकिल फॉर्म होने को रोकने के लिए ये एक लाइन लिखी हुई है कि आपका जो यू है ना, यानी आपका जो फर्स्ट वर्टेक्स है और जो सेकंड वर्टेक्स है वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं तो मीन्स कि जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पे ये एज आके एंड हो रहा है, और ये ऐसा केस कब हो रहा होता है जब आपके पास साइकिल फॉर्म हो रही होती है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रेम्स एल्गोरिथम, इसको भी देख लें, थोड़ा सा रिलेटेड ही है उससे। अब सेम उसी ग्राफ के ऊपर ना प्रेम्स एल्गोरिथम अप्लाई किया गया। प्रेम्स एल्गोरिथम में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स लेना है, उसके साथ आपके पास जितने भी उससे रिलेटेड एजेस है ना उनको आपने चेक करना है, और उसमें से मिनिमम वाला आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन जब जैसे ही आप आगे आगे इस ग्राफ में मूव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पास पीछे भी कुछ ऐसे वर्टिसेस होंगे जो कि मिनिमम वेट वाले होंगे, तो आप उनको भी इंक्लूड करेंगे अगर कोई रहता होगा उसमें से, तो यानी जो पीछे स्कैन हो चुके हैं ना उनमें से। मैं आपको बताती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे फर्स्ट करें, हमने इनिशियली ये ए लिया, एक खुद से आर्बिट्रेरी वर्टेक्स लिया। ए के साथ कौन कौन से एजेस लिंक हैं,
ए के साथ बताएं मुझे कौन कौन से एजेस मिलते हैं। बी और एच। मैम इसमें बी और एच। बी और एच में से आप देख सकते हैं कि मिनिमम वाला ये 4 वाला है जो बी की तरफ जा रहा है, तो हमने उसको चूज कर लिया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम किधर पहुंच गए हैं, डी वर्टेक्स पे पहुंच गए हैं। अब आपने देखना है कि डी वर्टेक्स के साथ कौन कौन से लिंक हैं। तो बी के साथ एक तो यही वाला लिंक है 4 वाला, ये तो ऑलरेडी स्कैन हो चुका है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। फिर एक 8 वाला लिंक है और एक 11 वाला लिंक है, और एक पीछे से जो स्कैन हो चुके हैं ना, आपने उनको भी चेक करना है। अगर उसके अंदर कोई मिनिमम आ रहा है तो वो आपने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम इस तरह आ रहा है कि जो ऑलरेडी एजेस है ना उनसे भी मिनिमम आ रहा है, जैसे अगले अगले स्टेप्स में कुछ ऐसा केस आएगा। अभी तो आप देख सकते हैं कि एक तो 8 मिनिमम है, आपने देखा ना, देखिए ये 11 वाला है और एक ये 8 वाला है। इसमें भी 8 मिनिमम है और पीछे जो एक रह गया था ना उसके अंदर भी 8 ही मिनिमम है। तो अगर तो 8 से भी मिनिमम इधर होता ना ए और एच के बीच, तो हम उसको सेलेक्ट करते। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी 8 ही है तो हमने जो जिस पे भी हम हैं ना उसी को हमने सेलेक्ट किया, इस वाले एच को। ठीक है, इस पाथ को हमने सेलेक्ट किया। इस पाथ को सेलेक्ट करने से हम किधर आए हैं, सी पे आ गए हैं हम। सी से आप देख सकते हैं, सी से आपके पास एक ये पाथ जा रहा है जो आई की तरफ है, फिर एक डी की तरफ जा रहा है, फिर एक एफ की तरफ जा रहा है, और एक है जो कि ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। पीछे से दो पार्ट हमारे स्कैन हो चुके हैं 8 और 11, उनको भी हमने काउंट करना है। तो इस 8, 11, 2, 4, 7 इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 वाला है, तो इसलिए हमने 2 वाले को सेलेक्ट किया। 2 को सेलेक्ट करने से हम किधर आ गए हैं, आई पे आ गए हैं। अब आई से यू कैन सी कि हमारे पास 6 वाला पाथ भी आ रहा है और एक हमारे पास 7 वाला पाथ भी आ रहा है। ठीक है ना, आई से 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। और पीछे से जो हमने स्कैनिंग सारी की थी उसमें एक 8 वाला रहता है, 11 रहता है, 7 रहता है और एक ये 4 भी रहता है ना। ठीक है, 4 जब हमने सी पे आए थे ना तो 4 उसके साथ एसोसिएटेड था। तो अब इन सब में अगर हम देखें तो 8, 11, 7, 6, 4, 7 इनमें से कौन सा वाला मिनिमम है, 4 वाला मिनिमम है ना, तो इसलिए हमने ये 4 वाला सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है जो मैं आपको बता रही थी ना, कि आप अगर नेक्स्ट स्टेप पे आ भी गए हैं तो आपके पीछे जो अनस्कैन रह गए हैं ना उनको भी आपने काउंट करना है, अगर वो उनमें से कोई मिनिमम होता है ज़्यादा। तो जैसे यहाँ पे तो 7 और 6 थे लेकिन एक 4 था ना पीछे, लेकिन सी ऑलरेडी स्कैन हो चुका है ना, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो एक एज था 4 जो था वो भी काउंट नहीं हुआ था स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो हमने 7 और 6 से स्मॉलर है ना 4, तो इसलिए हमने इस 4 को भी काउंट करना है। ये चीज समझ आई है। अच्छा, 4 पे जब हम आए, 4 को काउंट करते हुए हम किधर आ गए हैं, इधर आई पे आ गए हैं। आई से आप देखें एक 2 वाला लिंक है, एक 14 वाला है और एक 10 वाला है। और प्रीवियस जितने लिंक थे उसके अंदर 2 से स्मॉलर तो कोई भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमने इस 2 वाले को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 2 वाले को सिलेक्ट किया तो हम किधर आ गए, जी पे आ गए। जी से आप देख सकते हैं 1 की तरफ, एक एच की तरफ पाथ जा रहा है 1 के थ्रू, एक आई की तरफ जा रहा है 6 के थ्रू। ठीक है, और पीछे जितने भी स्कैन थे जो हम देख सकते हैं 8, 11, 7, 6। ठीक है, उनमें से 1 से स्मॉलर कोई भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आप देखें 1 वाला सेलेक्ट किया। 1 वाला सेलेक्ट करने से हम किधर आ गए, एच पे आ गए। एच से देखें आपके पास एक 7 भी जा रहा है, 11 भी जा रहा है, 8 भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 7, 11, 8 और पीछे जो हमारे पास रह गए थे वो 6 था, 7 था। ठीक है, ये वाला 7, तो 6 को हम चूज कर सकते हैं ना देखने में, तो क्योंकि ये मिनिमम है। लेकिन अगर मैं 6 को चूज करती हूँ तो ये साइकिल बन जाएगी, तो इसलिए 6 को मैं चूज नहीं कर सकती। 6 के बाद किसकी बारी आती है, 7 की। इस वाले 7 को भी अगर मैं चूज करती हूँ तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा, तो मैं इसको भी चूज नहीं कर सकती। इस वाले 7 को हम कर सकते हैं जो सी और डी के दरमियान है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये वाला 7 वाला पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने से हम किधर आ गए, डी पे आ गए। डी से ऑनवर्ड्स आपके पास एक पाथ जा रहा है 9 के थ्रू ई की तरफ और एक 14 के थ्रू आई की तरफ। ठीक है, तो इसमें से स्मॉलर 9 है और पीछे आपके पास स्मॉलर कुछ है लाइक 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन उन सब से साइकिल फॉर्म हो रही है, इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। हमने किसको इंक्लूड किया, ये 9 वाले एच को इंक्लूड किया।
इसको इंक्लूड करने से हम ई की तरफ आ गए। ई से आप देख सकते हैं सफ़ेद की पाथ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज 10, और 10 को अगर हम कंसिडर करते हैं जो साइकिल फॉर्म होगी अगेन, तो हमने इस 10 को कंसिडर नहीं करना। तो ये आपके पास यहाँ पे अब ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि सारे वर्टिसेस को हम विजिट कर चुके हैं। उसके अंदर क्या था कि डायरेक्टली हम मिनिमम कॉस्ट एज की तरफ जा रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमने आर्बिट्रेरीली कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट किया शुरू में, उसके साथ हमने देखा कि कौन कौन से एजेस लिंक हैं और उसमें से हमने मिनिमम वाला एज इंक्लूड किया, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो पीछे जो एजेस स्कैन हो चुके थे उनको भी हमने एक दफ़ा देखना है कि अगर उनके अंदर कोई मिनिमम वेटेड एज पड़ा हुआ है तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसका जो सूडो कोड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि टी के अंदर हम फर्स्ट करें अपने एजेस काउंट कर रहे हैं या स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर रहे हैं। पीछे हम ए कह रहे थे उसको ना, इधर हमने टी कह दिया, आप उसको ए भी कह सकते हैं। अब आपके पास एक यू सेट है और एक बी है। बी जो सेट है ना उसके अंदर आपके पास जितने ओरिजिनल वर्टिसेस है ना इस पूरे ग्राफ के अंदर जितने थे वो सारे आ रहे हैं। ये आपके ना नीचे जो नहीं एक फुट नोट सा होता है उसमें गिवन है, तो मैं भी अगर करूंगी तो आपकी स्लाइड शो बंद हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह करना है आपने, ठीक है। और यू के अंदर आपके कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं जो कि हम स्कैन कर चुके हैं, जो हम एजेस आ रहे हैं, सॉरी वो वाले आ रहे हैं जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ना उसके अंदर स्पैनिंग ट्री के अंदर, वो आ रहे हैं। तो आपने ये कब तक करते जाना है प्रोसेस, जब तक आपके पास जो वर्टिसेस हम स्कैन कर चुके हैं वो बी के इक्वल नहीं होते, यानी जब तक सारे वर्टिसेस स्कैन नहीं हो जाएंगे तब तक आपने ये काम करते जाना है। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हम एक एज इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सा वाला एज इंक्लूड कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट लोएस्ट है, और किस तरह इंक्लूड कर रहे हैं कि जो यू है ना वो आपकी उन उस सेट से बिलोंग कर रहा है जिसके अंदर आपके पास स्कैंड वर्टिसेस आते हैं, और जो बी है ना वो रिमेनिंग जितने वर्टिसेस का सेट है उससे बिलोंग कर रहा है। और जब भी कोई एज हमें मिल जाता है जो कि हमने इंक्लूड करना है तो उसका हम यूनियन कर देंगे टी के साथ, और एट द एंड हमारा वो वाला जो वर्टेक्स है वो भी स्कैन हो चुका ना, तो वो भी यू सेट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वी की बजाय वो यू में इंक्लूड होगा क्योंकि बी के अंदर आपके ओरिजिनल जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन थे वो आ रहे हैं और यू के अंदर जिनको आप विजिट कर चुके हैं वो आ रहे हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे गिवन भी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपके फुट नोट्स नहीं होते, कि U contains the list of vertices that have been visited and V minus U the list of vertices that have not been visited yet, ठीक है। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। चलिए बाकी ब्रेक के बाद फिर इसको देखते हैं। 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें तो फिर वापस आना है आप लोगों ने। ओके मैम।